अशोक कुमार जो डीएम साहब होते हैं, आज उनका मन ऐसा कर रहा होता है कि वो चाहते हैं कि आज तुम अकेले ही बाजार जाएं, बिना गाड़ी के, बिना सिक्योरिटी गार्ड के, ऐसे बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। वो साधारण व्यक्ति की तरह बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही बाजार से सामान खरीद कर वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें सवारी ही नहीं मिलती। काफ़ी देर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों, फिर एक ऑटो वाले को हायर किया जाता है। उसके ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और उसे लेकर चलने लगते हैं। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते हैं तो आगे चेकिंग चल रही होती है। रिक्शे वाला इधर उधर भगाने लगता है। तो यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि आप इधर उधर क्यों भगा रहे हो। तो यहाँ पर वो रिक्शे वाला कहता है कि साहब, ये पुलिस वाले ज़बरदस्ती तंग करते हैं और पैसे ऐंठते हैं। अगर इनको पैसे ना दिए तो रिक्शे को बंद भी कर देते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इनको रोज़ रोज़ कहाँ से पैसा दूंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम चलो तो सही, मैं देखता हूँ कौन पैसा तुमसे ऐंठता है। तो यहाँ पर जो रिक्शे वाला होता है वो कहने लगता है कि साहब, आपके 10-20 रुपये के चक्कर में मेरी 1000-2000 की चपत लग जाएगी, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि जो भी पैसा तेरा लगेगा वो मैं पे करूंगा, तू चल तो सही यहाँ से। उसके बाद डीएम साहब के कहने पर इस रिक्शे को वहीं से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस वाले तुरंत ही इस रिक्शे को पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक परिवार जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है और इस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम अशोक होता है। अशोक अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर लेता है और अब यहाँ पर उसे आगे पढ़ने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। अपने घर वालों से कहता है कि मुझे आगे पढ़ना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो घर वाले यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेटा, हमारे पास इतना धन दौलत नहीं है कि तुझे आगे पढ़ा सकें, तू ऐसा कर, कोई काम धंधा कर ले और यहीं पर रहने लग। लेकिन यहाँ पर अशोक का मन पढ़ाई के लिए आगे था कि वो चाहते थे कि हम पढ़ लिख कर कुछ आगे अच्छा बने। दोस्तों, इस सब के लिए वो एक दूसरे जो किसान होते हैं उनके खेतों पर मजदूरी करते और वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ पैसा उसकी माँ ने जोड़ रखा था, थोड़ा थोड़ा करके वो पैसा माँ उसे दे देती है। दोस्तों, उन पैसों को लेकर वो शहर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करने लगते हैं। दोस्तों, जब उनका टेस्ट होता है तो पहली बार वो फेल हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अब निराश होकर वो घर लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें फिर एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनसे कहता है कि एक बार में ही निराश हो गए, आगे नहीं पढ़ना चाहोगे, आगे तुम्हें कुछ बनना नहीं है। तो दोस्तों, उसकी यहाँ पर फिर जो सोच है वो बदल जाती है और फिर वो नौकरी करते हैं, दिन में नौकरी करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं और अब की बार जो टेस्ट होता है उसे अच्छे अंकों से पास कर लेते हैं। दोस्तों, वो डीएम के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी उनकी नौकरी मिल जाती है और नौकरी में वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने घर वालों को भूल जाते हैं। 1 साल के बाद वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि यहाँ पर तो अब मुझे चारों तरफ जो पुलिस वाले हैं उनके घेरे में रहना पड़ता है। अब मैं बिल्कुल आराम से अपने घर की तरफ जाऊँगा और वहाँ पर आराम से रहूँगा, 2-4 दिन की छुट्टी काट कर वापस आऊँगा। दोस्तों, अब वो अपने घर पहुँच जाते हैं। माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गाँव में मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। मिठाई तो हालांकि पहले भी बढ़ चुकी थी जब उसने फ़ोन पर बताया था। दोस्तों, अब यहाँ पर मिठाई खुद बेटा लेकर आता है और बेटा अब यहाँ पर अपने माता पिता से कहने लगता है कि मैं अब यहाँ शहर में जाना चाहता हूँ और वहाँ से कुछ सामान घर के लिए ख़रीद लाता हूँ। वो शहर में सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही सामान खरीद कर वापस आ रहे होते हैं तो एक जगह वो खड़े हो जाते हैं। वहाँ काफ़ी देर सवारी का इंतज़ार करते हैं, कोई सवारी नहीं आती। फिर एक ऑटो रिक्शे को हायर किया जाता है, उसमें बैठ जाते हैं और उसे लेकर आगे चलने लगते हैं। जैसे ही 500 से 600 मीटर दूरी पर आगे चला जाता है तो वहाँ पर पुलिस वाले नाका लगाकर खड़े होते हैं।
अब ये रिक्शे वाला इधर उधर भागने लगता है। तो यहाँ पर जो अशोक होते हैं, इनको तो नहीं पता कि ये डीएम साहब हैं, साधारण से भेष में होते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो। तो वो कहते हैं कि साहब आगे पुलिस का नाका है और पुलिस कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मेरे से पैसे ऐंठ ही लेगी, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकूँगा। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि अरे कुछ भी नहीं होगा, तू चल तो सही, ऐसे कैसे पैसे ऐंठ लेंगी जब तुम्हारे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुमसे कैसे पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। तो वो कहता है कि साहब आपको नहीं पता, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तेरे से कुछ पैसे लेंगे तो वो पैसे मैं दे दूँगा। तो यहाँ पर अब वो व्यक्ति जो रिक्शे वाला होता है हिम्मत करके आगे रिक्शे को बढ़ाने लगता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ाता है एक होमगार्ड आता है और उसके पीछे एक सिपाही आता है, फटाक से इसकी चाबी को निकाल लेते हैं और इससे बोलने लगते हैं कि अच्छा इसी तरह से तुम रिक्शे को चलाओगे, तुम्हें नहीं पता यहाँ के रूल क्या है, तुमने यहाँ पर पर्ची कटवा ली क्या। तो यहाँ पर डीएम साहब उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं पर्ची कटवा ली क्या, कौन सी पर्ची भैया, किस बात की पर्ची काट रहे हो तुम। तो यहाँ पर जो हवालदार होता है वो कहने लगता है कि अच्छा तुझे भी बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर किस तरह की पर्ची काट रहे हैं, तुझे नहीं पता यहाँ पर कानून की पर्ची कटती है। अब यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं वो चुपचाप बैठे होते हैं। वो कहने लगते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम्हारा जो बड़ा अधिकारी है उससे मेरी बातचीत करवाओ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, हमसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, जो हमने कह दिया वो फाइनल है। तो यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कि भाई ऐसा करो, मुझे थाने में ले चलो, वहाँ जाकर मेरी पर्ची काट देना, जो तुम चाहो वो कर लेना। तो यहाँ पर उनको गुस्सा आता है और कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें थाने का ही रवैया दिखाते हैं, तुम्हारे इस रिक्शे को बॉन्ड कर दिया जाएगा और तुम्हें वहाँ पर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों उस रिक्शे को लेकर वो नज़दीकी थाना होता है, उस थाने में ले जाते हैं और वहाँ जाकर इन दोनों को एक कटघरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो रिक्शे वाला होता है वो इनके सामने देखकर कहने लगता है कि साहब देख लिया ना नतीजा कैसा हुआ, तुमने मुझे इस कटघरे के अंदर बंद करा दिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, वो बच्चे क्या खाएंगे, मैं तो जो दिन में कमाता हूँ वही शाम को बच्चों को जाकर खिलाता हूँ। साहब आपने तो मेरे साथ में बहुत ही गलत किया है। दोस्तों साहब यहाँ पर कहते हैं कि आप रुको, 2 मिनट के लिए रुको तो सही। तभी वहाँ पर एसएचओ साहब आते हैं और एसएचओ साहब जब डीएम साहब को देखते हैं तो बस उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है कि डीएम साहब जेल के अंदर बंद है, क्योंकि वो डीएम साहब को जानते थे। दोस्तों अब तुरंत ही वो उनको सल्यूट करते हैं और अपने जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने डीएम साहब को अंदर बंद कर दिया। तो यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं एसएचओ साहब की तरफ देखने लगते हैं, एसएचओ साहब उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, कहने लगते हैं कि साहब क्या बड़ी गलती हो गई, आप जो थाने में आ गए। तो यहाँ पर जो डीएम साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे जो यहाँ पर ये सेवक हैं इन्होंने ही हमें बंद किया, ये कहते हैं कि तुम्हें अब जाकर हम कानून सिखाएंगे। अब यहाँ पर जब उनको पता चलता है कि ये डीएम साहब हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, वो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे अनजाने में गलती हो गई। तो यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कि अगर मैं साधारण इंसान हूँ तो तुम बहुत बड़े रौब वाले हो, तुम हमें रौब दिखाओगे, और अगर मैं डीएम हूँ तो तुम्हारा रौब ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आम इंसान के साथ भी तुम्हारा वही व्यवहार होना चाहिए जो डीएम के साथ। अब तो तुम ऐसे रो रहे हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तब तो तुम बहुत बड़े शहंशाह थे, तुम कह रहे थे कि मैं थाने में जाकर तुम्हें ये रौब दिखाऊंगा, दिखाओ अब रौब कहाँ है तुम्हारा। यहाँ पर वो रोने लगते हैं, रोते हुए कहने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दो। यहाँ पर डीएम साहब उनसे कहते हैं कि तुम्हें किस बयां पर माफ़ किया जाए, मैं गलत काम के बिल्कुल भी पास नहीं बैठता, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आप गलत ही इंसान हो, आपको सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। एसएचओ साहब को कहा जाता है कि इनके तुरंत के तुरंत ही इनको डिसमिस करो और इन्हें जेल के अंदर बंद करो। दोस्तों अब यहाँ पर एसएचओ साहब भी ऊपर नीचे देखने लगते हैं। तो यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कि क्या तुम्हारे नाम का भी कुछ मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एसएचओ साहब कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी भी इंक्वायरी करूँगा, कहीं इस सब में तुम्हारा भी तो हाथ नहीं है, अगर तुम्हारा भी हाथ इसमें मुझे मिला तो तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एसएचओ साहब माफ़ी मांगने लगता है और तुरंत ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। दोस्तों अब डीएम साहब वहाँ से निकलते हैं, रिक्शा वाला भी उनके साथ निकलता है। तो रिक्शा वाला उनकी बगल में आकर कहने लगता है कि साहब मुझे नहीं पता था आप डीएम साहब हो, इतने बड़े साहब मेरे रिक्शे में बैठ कर आए हो, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब अब शायद हमारे इस शहर का भला हो जाएगा, अब हम गरीब लोगों का भी भला हो जाएगा, आप जैसे यहाँ पर ऑफिसर आ जाएंगे तो हमारा भला हो ही जाएगा साहब।
तो यहाँ पर डीएम साहब कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो रहा है तो तुम कभी भी मुझे खबर कर सकते हो, मेरा ये नंबर है। अब रिक्शे वाले को नंबर दे दिया जाता है। दोस्तों उस दिन के बाद से जो भी उस रिक्शे वाले को देखता है, पुलिस वाला कोई भी उसे हाथ नहीं मारता, क्योंकि अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि ये तो डीएम साहब का कोई नज़दीकी है। तो दोस्तों उस दिन के बाद से उस शहर में जो ये इस तरह से पैसा अवैध तरह से वसूला जाता था वो बिल्कुल बंद हो जाता है और अब सभी वहाँ पर आराम से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। एक ईमानदार डीएम साहब की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है, जरा सी भी प्रभावित करती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों आप अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी तरह से नेक नियति के साथ अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।